जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 20 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन दिया हुआ है CO2, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है Al2O3, चौथा ऑप्शन है आपका CuO। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। बहुत सारे मित्र इसका आंसर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, उभयधर्मी ऑक्साइड, किसकी बात करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि ये वैसा ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड आपका वैसा ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। और आप सभी इसका डेफिनेशन क्या याद करते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी, धातु का वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। और नो डाउट आपको इसका एग्जांपल भी याद होगा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी, उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जांपल के तौर पे हम लोग Al2O3 की बात करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, PbO लेड ऑक्साइड की बात करते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं और SnO टीन ऑक्साइड की बात करते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और आपने एग्जांपल के तौर पे Al2O3 को क्या बोला है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये तो पहले से ही क्लियर हो गया। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं। बड़ा ही सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से Al2O3 है, तो आपके ऑप्शन में उभयधर्मी ऑक्साइड रहता है, आप उसको टिक कर देंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके ऑप्शन में Al2O3 है, तो आप इसको आसानी से टिक कर देंगे। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी, कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड से भी पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर ये अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे सबसे बेसिक चीज क्या, कि धातु के ऑक्साइड, क्या ध्यान में रखेंगे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं इसका प्रकृति कैसा होता है? इसका प्रकृति क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है? आप सभी याद रखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। बहुत सारे मित्रों के मन में ये भी चल रहा होगा कि गुरुजी, ये ऑक्साइड क्या होता है? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि व्हेन द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब ये हुआ कि जब धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब ये धातु का ऑक्साइड या फिर अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी, अगर इस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग अपने अगले ऑप्शन की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा सा ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति कैसा होगा? बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी, कार्बन जो है वो अधातु है और यहाँ पे अधातु के ऑक्साइड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति अम्लीय होगी।
लेकिन भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं अम्लीय नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद अम्लीय नहीं होता है, स्वयं अम्लीय नहीं होता है। आप कहेंगे सर तब ये अम्लीय कब होता है? तो मेरे मित्र, जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब आपका क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आप कहेंगे सर जब ये अम्ल बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है या कार्बोनिक एसिड बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि CO2 स्वयं अम्लीय नहीं होता है, बट जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि when the CO2 dissolve in water, then obvious सी बात है ये क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? अभी जस्ट मैंने आपको बोला है कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अच्छा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 होता है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3 होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये आपका क्या होता है? फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड। और ध्यान में रखेंगे कि पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? आप कहेंगे अम्लीय होगी। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि हमारे दूसरे ऑप्शन में SO2 की बात की जा रही है। भाई मेरे आप ये बताओ कि सल्फर आपका क्या है? आप कहेंगे सर अधातु है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका SO2 होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये एक अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो CuO भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है। ये बताओ कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? आप जरा सा हमको ये बताओ कि कॉपर क्या है? आप कहेंगे धातु है। और मैंने आपको क्या बताया कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? आप कहेंगे क्षारीय होती है। तो जाहिर सी बात है कि CuO कॉपर ऑक्साइड आपका क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है ये स्वयं अम्लीय नहीं होता है। कब अम्लीय होगा? तो जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा। साथ ही जो SO2 की बात की जा रही है, सल्फर के ऑक्साइड की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे सर अम्लीय प्रकृति वाला होगा। Al2O3 क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। और साथ ही साथ जो आपका CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन दिया हुआ है वेग, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है भार। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसी भी वस्तु के लिए क्या हमेशा नियत रहता है और जगह बदलने पर या फिर स्थान बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में द्रव्यमान भी दिया हुआ है और हम सबों ने बचपन से याद करा है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है ये हमेशा क्या रहता है? आप कहते हैं कि गुरुजी कांस्टेंट रहता है यानी कि नियत रहता है और जगह बदलने पर वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये बताओ कि द्रव्यमान जो है वो किस प्रकार का राशि है? आप कहेंगे सर ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान का SI यूनिट जो है वो kg होता है। और अगर कोई ये पूछ दे कि द्रव्यमान का CGS यूनिट क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान का CGS यूनिट ग्राम होता है। और अगर कोई ये पूछ दे कि द्रव्यमान का FPS यूनिट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान का FPS यूनिट पाउंड होता है। आप सभी ये छोटा छोटा बात भी अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो वेग भी दिया हुआ है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बता दिया है कि वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे वेग बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो गति भी दिया हुआ है, ये चीज भी मैंने आपको बताया है। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तब वस्तु किसमें माना जाएगा? आप कहेंगे गति में माना जाएगा यानी कि मोशन में माना जाएगा। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो भार भी दिया हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि भार को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आप कहेंगे गुरुजी वेट कहते हैं। भार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इस दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं सर भार बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो जगह परिवर्तित होने से क्या होता है, तो सर परिवर्तित हो जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का भार जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, किसी भी वस्तु का भार जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, नियत नहीं होता है। जबकि द्रव्यमान क्या होता है, तो सर जी नियत होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भार किस पे निर्भर करता है, तो आप कहेंगे सर सीधे सीधे ये जी पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, जी पे निर्भर करता है। अगर जी के मान में परिवर्तन होगा तो वस्तु के भार में भी परिवर्तन होगा, जी का मान घटेगा तो वस्तु का भार भी घट जाएगा, जी का मान बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भार क्या है, तो आप कहेंगे भार एक प्रकार का बल है। और ध्यान में रखेंगे कि भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी भार का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि भार आपका क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे सदिश राशि है। क्या है सर, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंसेस होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि किसी भी वस्तु का भार कांस्टेंट नहीं होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि वस्तु का भार क्या है, एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे सर केजी होता है, जबकि भार का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे न्यूटन होता है। भार किस पे डिपेंड करता है, तो गुरुजी ये गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो सर भार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, वस्तु का भार भी बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है अमोनिया। बताइए नहीं बनेगा, बहुत सारे मित्रों के मन में आंसर आ गया होगा। और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन दिया हुआ है स्थूल कोण उत्तक, दूसरा ऑप्शन है विभोजियोत्तक उत्तक, तीसरा ऑप्शन है मृदु उत्तक, चौथा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा प्लांट टिश्यू कोशिका विभाजन में सक्षम है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग पादप उत्तक की बात करते हैं, जब हम लोग पादप उत्तक की बात करते हैं यानी कि प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, आप कहते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला होता है गुरुजी विभोजियोत्तक उत्तक। पहला कौन सा होता है, विभोजियोत्तक उत्तक। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और साथ ही दूसरा आपका कौन सा होता है, तो गुरुजी दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। दूसरा कौन सा होता है, अस्थायी उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि विभोजियोत्तक उत्तक हम लोग किसको कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पौधे का वैसा उत्तक जिसके अंदर कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है, विभोजियोत्तक उत्तक कहलाता है। और विभोजियोत्तक उत्तक जो है वो पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। मतलब साफ है कि जब भी हम लोग विभोजियोत्तक उत्तक की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके अंदर कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, मींस ये कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। और साथ ही जब हम लोग अस्थायी उत्तक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यानी कि जिस विभोजियोत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिस विभोजियोत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वही किस में बदल जाता है, तो अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। मतलब साफ है कि अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होगी, जबकि जो आपका विभोजियोत्तक उत्तक होगा इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो विभोजियोत्तक उत्तक होता है ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला होता है गुरुजी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप सभी ध्यान में रखेंगे
एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है? शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक बोला जाता है। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है? पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक बोला जाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक बोला जाता है। और ये तीनों ही टिश्यू जो विभोज्योतक ऊतक के प्रकार हैं, ये पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? आप कहेंगे वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं, यानी कि पौधे का वैसा भाग जिसमें वृद्धि की जरूरत होती है, वहां पे आपको कौन सा ऊतक देखने को मिलता है? आप कहेंगे विभोज्योतक ऊतक देखने को मिलता है। और जब हम लोग बात करते हैं अस्थायी ऊतक की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। ये भी कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं? तो सर दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ये भी होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका पेरेन्काइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल कोन ऊतक कहते हैं। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तो गुरुजी तीसरा होता है एस्केलेनकाइमा। तीसरा कौन सा होता है? एस्केलेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो जाइलम है और साथ ही साथ जो फ्लोएम है, ये क्या कहलाते हैं? तो पौधे के जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ विभोज्योतक ऊतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्थूल कोन ऊतक। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि कोलेनकाइमा को स्थूल कोन ऊतक बोला जाता है। और ये क्या है? तो आप कहेंगे सरल अस्थायी ऊतक। मतलब साफ है कि इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होगी। आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सर विभोज्योतक ऊतक। आप कहेंगे सर ये तो सीधे दे दिया है, तो सही आंसर क्या होगा? सर यही होगा। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे देखो जी अगला ऑप्शन है मृदु ऊतक। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु ऊतक कहते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है दृढ़ ऊतक। एस्केलेनकाइमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी दृढ़ ऊतक कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन दिया हुआ है 65, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 66 और चौथा ऑप्शन है 63। बताइए नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बना लेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, सही आंसर क्या होगा हम सभी नीचे कमेंट करके बता देंगे। तो क्वेश्चन आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, सही आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4O3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम सल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फर ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फाइड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 से रिप्रेजेंट किया जाता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे एल्युमिनियम लिखा हुआ है और यहाँ पे SO4 यानी कि सल्फेट की बात की जा रही है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, एल्युमिनियम के 3 कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपका एल्युमिनियम सल्फेट हो गया जिसको हम लोग Al2SO4O3 के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका Al2S3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम है और यहाँ पे सल्फर है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये हमारा एल्युमिनियम सल्फाइड है। क्या है? एल्युमिनियम सल्फाइड है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र है। तो आप सभी क्या कहेंगे? Al2S3। और ध्यान में रखेंगे कि तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो एल्युमिनियम का है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? तो वो है आपका Al2SO3 क्या है? Al2SO3। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको एल्युमिनियम सल्फाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्युमिनियम सल्फाइड बोला जाता है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा एल्युमिनियम के इस तीनों ही कंपाउंड कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Al2S3 और एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Al2SO3 ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड और सल्फाइड दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो आप सभी इसको मिक्स नहीं करेंगे। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे लिख दिया है और यही चीज हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो भाई मेरे सही ऑप्शन क्या होगा आपका? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मिनट के दरमियान इससे प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी है। क्या कहेंगे कि गुरुजी इस टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे के सेशन में भी करवाया है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन हमसे करा जा रहा है कि कोई 12 ओम का प्रतिरोध है, तो मान लीजिए कि ये आपका 12 ओम का प्रतिरोध है और इससे 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, इससे कितना मिनट में धारा प्रवाहित हो रही है? तो 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में इससे सर 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि 1 मिनट में जो इससे 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आवेश के लिए हम लोग सिंबल Q लेते हैं, फॉर्मूला IT लेते हैं, क्वेश्चन में करंट भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, धारा कितना है? तो गुरुजी 1 एम्पीयर, टाइम कितना है? तो गुरुजी 60 सेकेंड, गुना करके कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 कूलम। सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे के सेशन में भी बताया था और इस क्वेश्चन में भी आपको बता रहा हूं। ये जो आपका यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है वो जस्ट लाइक अ डिवाइस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आवेश निकालने के लिए प्रतिरोध का कोई यूज नहीं है। तो आप सभी ये सोच करके नहीं बौखलाएंगे कि गुरुजी ने यहाँ पे तो प्रतिरोध के वैल्यू का कोई यूज ही नहीं किया। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो 12 ओम का प्रतिरोध है, इससे 1 एम्पीयर धारा अगर 1 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है, इससे प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो आवेश की मात्रा जब भी हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला तो IT लेते हैं और धारा यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका समय दिया हुआ है। मतलब ये जो आपका रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एक डिवाइस का काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अंडक, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल पुंज, चौथा ऑप्शन है बाह्यदल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फूल का जो नर प्रजनन भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? यानी कि किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है? ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये पुष्पवृंत हो जाता है और ये क्या होता है? थैलमस हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? तो गुरुजी ये कैलिक्स हो जाता है। तो ध्यान देंगे कि ये आपका क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये जो है ये ओवरी वाला हिस्सा कहलाता है, यानी कि इसी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं या अंडक बोलते हैं। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की भी संरचनाएं मिलती है, इस तरह की भी आपको कुछ संरचनाएं मिलती है। और साथ ही क्या रहता है? तो सर कुछ इस तरह का संरचना है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? तो फ्लावर का संरचना है। ये क्या हो जाता है गुरुजी? पुष्पासन, ये पुष्पवृंत। और जब हम लोग बात करते हैं बाह्यदल की तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें जो हरी पत्तीनुमा संरचना होती है, छोटी छोटी हरी पत्तीनुमा संरचना, इसी को क्या बोला जाता है? बाह्यदल बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, मेनली हमको क्या डिस्कस करना है कि जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेरे मित्र ध्यान देंगे
ये पूरा क्या कहलाता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसको स्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टाइल। अभी स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं है सर, इसको हम लोग हिंदी में वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये जो आप ऊपर वाली संरचना देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि वर्तिकाग्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। यानी कि किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें कौन कौन आ जाता है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाता है। कौन कौन आ जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाता है। और ध्यान देंगे कि किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, तो सर ये वाला पार्ट होता है। क्या है सर, ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, तो गुरुजी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, इसको परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागकोश। अंग्रेजी में सर एंदर बोला जाता है। और जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, इसको फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलामेंट, जिसको हम लोग तंतु कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परागकोश और फिलामेंट दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, तो इसी को पुंकेसर बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग एस्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेमेन कहते हैं। मतलब साफ है कि किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें एंदर और फिलामेंट आ जाएगा, और किसी भी पार्ट फ्लावर का जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें कौन आ जाएगा, तो आप कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने परागकोश और फिलामेंट को सम्मिलित रूप से पुंकेसर यानी कि स्टेमेन बोला है। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा, तो सर पुंकेसर ही हो जाएगा। और पुंकेसर आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है 10 टू द पावर -11 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर 12 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर -12 मीटर, और आपका चौथा ऑप्शन है 10 टू द पावर 11 मीटर। बताइए ना बनेगा। मैंने आपको पीछे के सेशन में ये क्वेश्चन भी करवाया है और क्या बताया था, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां भी 10 टू द पावर -12 मीटर लिखा हुआ रहेगा आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे पिको की बात की जा रही है, और जहां पे भी 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ रहेगा आप कहेंगे कि गुरुजी वहां पे टेरा की बात की जा रही है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर है, सरल शब्दों में कहेंगे 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि एक टेरामीटर कितना के बराबर होता है, आप कहते 10 टू द पावर 12 मीटर के बराबर होता है। आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे गुरुजी ये प्रतिरक्षा बल क्या होता है। भाई मेरे, आप जो अपने रक्षा में बल लगाओगे उसी को क्या बोला जाएगा, प्रतिरक्षा बल बोला जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़ा हैं सर, ठीक है, और इधर से कोई 5 न्यूटन का वस्तु है जो आपके ऊपर तेजी से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि गुरुजी ये जो वस्तु है ये जो हम पे बल लगाएगा इससे बचने के लिए हम भी क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो वस्तु हमारी ओर आ रहा है इसका डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन इस वस्तु के बल से बचने के लिए जो हम बल लगाएंगे क्या करेंगे सर, तो इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि हम इसको रोक पाएँ। तो भाई मेरे यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप इस बल से बचने के लिए एक प्रतिरक्षा बल लगाओगे तब जो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 180 डिग्री हमारे ऑप्शन नंबर सी में है और इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रतिरक्षा बल की बात करते तो क्या कहते हैं, तो हम सभी कहेंगे सरल भाषा में क्या, कि प्रतिरक्षा बल वैसा बल होता है जो किसी बल के विपरीत डायरेक्शन में लगाया जाता है, और बल और प्रतिरक्षा बल के बीच में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे जब विपरीत डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो ये सीधा रेखा हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल, कई बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है, तो आप सभी इसको VVI करके टिक कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 kWh डैश के बराबर है 3.6 × 10⁹ जूल, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है सर। दूसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁸ जूल, आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁶ जूल, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि 1 kWh में जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो आप ही बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल, और इसको आप सभी वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन करा जा रहा है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस वक्त जो पृथ्वी का वायुमंडल था उसमें कौन कौन से गैसों का मिश्रण था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण था उसमें आपका हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, NH3 था, और क्या था, तो गुरुजी CH4 यानी कि मीथेन था। तो आप सभी ध्यान देंगे कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में कौन कौन से गैसों का मिश्रण था, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। तो आप देख लीजिए कि ये चारों गैस आपके किस ऑप्शन में है। आपका पहला ऑप्शन है H2, CO2, NH3 और CH4। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर आपका सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसको आप सभी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसी रूप में पूछा जाएगा, और आपके ऑप्शन में ये चारों गैस का नाम जरूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक 800 kg की कार 90 km/h से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 4000 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 2000 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 3000 न्यूटन। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई कार है, मान लीजिए कि ये आपका एक कार है सर, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार का द्रव्यमान जो है वो 800 kg है, और कार किस वेग से चल रहा है, तो गुरुजी कार का वेग दिया हुआ है कि ये 90 km/h से चल रहा है। और जब ये 90 km/h से चल रहा है ये क्या कर रहा है, तो सर ब्रेक लगा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह कार रुक जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जब ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, जब ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो इसके बाद 5 सेकंड में ये कार क्या हो जा रहा है, तो सर 5 सेकंड में रुक जा रहा है। तो आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब ये कार 90 km/h के स्पीड से चल रहा है तो इस स्पीड पे ये ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह रुक जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रेक द्वारा कार को रोकने में कितना बल लगाया जा रहा है। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात किया जाए, ट्रैक्टर की बात किया जाए, किसी भी चीज़ की बात किया जाए, और जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है, आप सभी क्या समझेंगे कि गुरुजी ब्रेक लगाने से पहले जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी, तो सर प्रारंभिक गति कहलाएगी। और ब्रेक लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि कार क्या होगा, रुक जाएगा। तो सर जो कार रुक जाएगी उसकी अंतिम वेग क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 0 हो जाएगी। तो बस यही आपका की पॉइंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि गुरुजी ब्रेक लगाने से पहले कार 90 km/h के स्पीड से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कार का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 90 km/h। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, 90 × 5/18, 18 × 5 90, ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कार की प्रारंभिक वेग कितनी है सर, तो आप कहेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, तो ब्रेक लगाने से पहले का वेग है।
ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कार रुकेगी, या कोई और गाड़ी होगी तो वो रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो अंतिम वेग क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अंतिम वेग 0 होने में इसको कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 सेकंड बाद ये रुक रहा है, तो टी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। चला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ब्रेक द्वारा कार पर रोकने के लिए या कार को रोकने के लिए कितना बल लगाया गया, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो निकलेगा F = ma से, लेकिन हमको यहाँ पे तो कार का त्वरण मालूम ही नहीं है, तो भाई मेरे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्रारंभिक वेग भी मालूम है, अंतिम वेग भी मालूम है, और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी A फॉर्मूला होता है v - u/t। ध्यान दीजिएगा कि आपका v कितना है, आप कहेंगे कि गुरुजी कार तो रुक जा रहा है, तो v हमारा हो जाएगा 0, और प्रारंभिक वेग कितना है, तब ब्रेक लगाने से पहले का वेग कितना, 25 मीटर/सेकंड, तो 0 - 25 बटा समय कितना है, तो गुरुजी 5, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -25/5, बचे 25, यानी कि कार का जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -5 मीटर/सेकंड²। ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक लगाने की स्थिति में कार का त्वरण क्या कहलाता है, आप कहेंगे मंदन कहलाता है। और कई बार मैंने अपने सेशन में आपको बताया भी है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पे गुरुजी कार का मंदन कितना हो गया, -5 मीटर/सेकंड²। मंदन की स्थिति में क्या होता है, तो गुरुजी कार रुक जाएगा, यानी कि वेग जो है वो घटना शुरू हो जाता है। भाई मेरे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया है, कार का द्रव्यमान भी मालूम है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्रेक द्वारा जो कार पे लगाया गया बल होगा वो कितना हो जाएगा, तो मास है 800 kg और एक्सेलरेशन है हमारा -5 मीटर/सेकंड²। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे -4000 न्यूटन। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बल का मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पे जो कार पे बल लग रहा है, यहाँ पे जो कार पे बल लग रहा है वो कार के वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। वो क्या लग रहा है, कार के वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर/आवर से चल रही है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा, आप कहेंगे 4000 न्यूटन। तो सही ऑप्शन सर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है कीटोन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रोपेनॉन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा। आप सभी कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वह पार्ट होता है जिस पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, प्रोपेनॉन लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्केन के समकक्ष अगर ओन लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा एल्केनोन। क्या हो जाएगा, एल्केनोन। मेरे मित्र अगर हम यहाँ पे प्रोपेन के साथ ओन लगा दें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यह ना हो जाएगा प्रोपेनोन। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका ओन सफिक्स है ये किस ग्रुप के कंपाउंड के लिए होता है, तो आप कहेंगे कीटोन के लिए होता है। किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन ए में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हुआ है इसके लिए हम लोग सफिक्स ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक। और जब आप क्या करते हैं एल्केन में ओइक लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एल्केनोइक हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें कौन सा सफिक्स लगा रहेगा, ओइक लगा रहेगा। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी में एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड समूह के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी में कौन सा सफिक्स लगेगा, तो गुरुजी अल लगेगा। क्या लगेगा, अल। और एल्केन के समक्ष में अगर हम लोग वहां पे सफिक्स अल लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, एल्केनल हो जाएगा।
आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन सी में अल्कोहल दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल के लिए जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है, ऑल होता है। और क्या पढ़ते हैं, मेथेनॉल, अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से पढ़ते हैं। तो आप सभी ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि कीटोन समूह के लिए या कीटोन ग्रुप के कंपाउंड के लिए सफिक्स ओन का उपयोग किया जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड के लिए सफिक्स ओइक का इस्तेमाल किया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड के लिए सफिक्स अल का इस्तेमाल किया जाता है, और अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए सफिक्स ऑल का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ऑप्शन दिया हुआ है विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि न्यूटन का जो गति नियम है वो आपके इस चारों ऑप्शन में से किसके लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को एक्सप्लेन करता है। अब मोशन में चाहे ऑब्जेक्ट धीरे चले या फिर तेज गति से चले, बात किसकी होगी, मोशन की ही होगी। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है, तो आप कहेंगे सर रेस्ट और मोशन को करता है। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन के द्वारा दिया गया। लेकिन आप कहीं पे ये नहीं पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति नियम से प्रकाशीय वेग की तुलना की जाती है। कहीं पे आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर नहीं पढ़े हैं। भाई मेरे क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है, आपसे करा जा रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ऑप्शन दिया विश्रांति पर, आप कहेंगे गुरुजी आपने रेस्ट एंड मोशन दोनों की बात करा है, और विश्रांति का मतलब क्या होता है, विराम। तो कहीं ना कहीं न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है वो रेस्ट को भी एक्सप्लेन करता है। आपका दूसरा ऑप्शन है धीमे चलने पर, और तीसरा ऑप्शन है उच्च वेग के साथ चलने पर। वस्तु आपका गति में होगा तो धीमा चले या फिर तेज चले, उससे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को क्या मतलब है। आप कहेंगे सर कोई मतलब नहीं है, ये तो धीमा चलने वाले ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करेगा और तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों जो हैं वो न्यूटन के नियम के द्वारा कहीं ना कहीं संबंधित हैं। जबकि आपका जो चौथा ऑप्शन है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, आप कहेंगे सर कहीं पे भी न्यूटन ने इस चीज़ की चर्चा नहीं करा है। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।